नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने बंगाल पहुंचे। झारग्राम जिले की चारों विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों ने उनकी मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान आयोजित रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में विकास नहीं हुआ, बल्कि जनता अत्याचार और उपेक्षा का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिससे आम लोगों में आक्रोश है। रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। साय ने दावा किया कि रैली में उमड़ी भीड़ और सभी वर्गों के समर्थन से साफ है कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। उन्होंने नया ग्राम, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम और बिनपुर क्षेत्रों में मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आज हम पश्चिम बंगाल झारग्राम जिला में आए हैं और आज झारग्राम जिला के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किए और संयुक्त रूप से नॉमिनेशन रैली का आयोजन था और भारी संख्या में लोग तपती धूप के बाद भी गांव-गांव से पूरे जिले से आए और भारी उत्साह देखने को मिला है। और 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। 15 वर्षों में खाली अत्याचार यहां पर हुआ है। इतना तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल्याणकारी योजना है, किसी भी योजना को यहां पर अमल में नहीं लाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या फिर किसान सम्मान निधि हो या घर घर में पानी पहुंचाने का योजना हो। कोई भी योजना को यहाँ ममता सरकार एडॉप्ट नहीं की है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। 15 वर्षों में न किसी को यहाँ रोजगार मिला है, न यहाँ हमारी बहन बेटियों किसी की इज्जत ये सरकार सुरक्षित रख पाई है। पिछले दिनों में यहाँ पर अनेकों स्कीम हुए हैं। आपका एक यूनिवर्सिटी में जो बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, उसकी जितने निंदा की जाए वो कम है। आपका यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी जो किसी भी राजनीतिक दल से ऊपर सबके लिए होती हैं, पिछले दिनों उनका यहाँ पर एक जनजातीय समाज के कॉन्फ्रेंस में आना हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति महोदया होती हैं, राष्ट्रपति होते हैं, तो ये कर्तव्य होता है मुख्यमंत्री का कि वहाँ जाएं, उनके कार्यक्रम में जाएं, उनका स्वागत करें। लेकिन उनको भी इनवाइट करने का काम ममता बनर्जी ने किया, जिसके लिए हमने एक पत्र भी उनको लिखा था और उनको कहा था कि आपका काम शोभनीय नहीं है। और 4 विधानसभा क्षेत्र से नया ग्राम से हमारे श्री अमिया किस्कू जी, गोपी बल्लभपुर से श्री राजेश महतो जी, झारग्राम से श्री लक्ष्मीकांत साहू जी और बिनपुर से डॉक्टर पनत तोड़ू जी, आज चारों हमारे प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल किए हैं। बहुत अच्छा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के चारों प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। रायगढ़ में साइबर फ्रॉड पर आधारित शॉर्ट फिल्म खौफ द डिजिटल वार का भव्य शुभारंभ जसपुर के विशिष्ट कम्युनिटी हॉल में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती कौशल्या देवी साय और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम मौजूद रहे। फिल्म का निर्माण और निर्देशन रायगढ़ के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने किया है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। फिल्म में साइबर ठगी के नए तरीकों को प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। कार्यक्रम में अधिकारियों, कलाकारों और नागरिकों ने फिल्म की सराहना की। अतिथियों ने इसे समाज के लिए जागरूकता बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया। मैम, आईपीएस शशि मोहन सिंह हैं, लगातार फिल्में बना रहे हैं। पिछली भी फिल्में आपने देखी बगिया में, एक बार फिर से फिल्म बनाए हैं, क्या अच्छा प्रयास है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये कई तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जनहित में जिस तरीके से ये फिल्मों को माध्यम बना के चल रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये
ऐसे तो लोग समझ नहीं पाते हैं, पर कहते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल के तौर पर आगे आते हैं तो लोग उसको एक पिक्चर के रूप में देखते हैं कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। तो ये जो अभी इन्होंने फिर एक फिल्म का सहारा लिया, बहुत अच्छा है और हम इनको शुरू से देखते आ रहे हैं। पकड़ पाना मुश्किल है कि वही अधिकारी हैं। अच्छा प्रयास है और पुलिस विभाग तो वैसे भी कई बड़े बड़े खौफनाक मंजर को पेश करते रहे हैं और इसमें इन लोगों को बहुत सफलता भी मिल रहा है। आगे भी ऐसी सफलता मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामना है हमारे पुलिस महकमा को, जो एकजुटता के साथ इस तरीके के कार्यों को बाहर ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सावधान कर रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग लालच के वश कुछ ऐसा कर जाते हैं या अनजाने में हो जाता है और उसके बाद भी पुलिस महकमा हमारा हमेशा खड़ा रहता है। इसके लिए पूरी पुलिस टीम को और इनके टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना कि हमारे लोगों को इस तरीके से जगा रहे हैं। आपसे वाकिफ नहीं था, पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन जी के प्रयास से इतना बढ़िया फिल्म बनाई गई और इसके अलावा बहुत सारे नाटकों का मंचन यहाँ एक पूरे सप्ताह भर से हो रहा है। ये सही में बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैंने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि जशपुर की मिट्टी में जो यहाँ की ट्राइबल कल्चर में अगर कोई ऐसी नाट्य परंपरा है तो उसको आगे लाने का प्रयास ज़रूर होना चाहिए। और इस फिल्म के माध्यम से जो साइबर जागरूकता का जो संदेश दिया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप सबके माध्यम से जनता के बीच में जाएगा तो इस अपराध को रोकने में भी बहुत कामयाबी मिलेगी। अब पिछली बार कजरी बनाए थे हम लोग इसी जशपुर की धरती पर और दूसरी फिल्म हम लोगों ने ये इस फिल्म को जो बनाया साइबर फ्रॉड पर आधारित खौफ द डिजिटल वार के नाम से, जिसमें आपने देखा किस तरीके से साइबर ठगी की जा रही है और इसका उपाय पुलिस अपना काम कर रही है प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है कि लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता हो। और ये फिल्म हमें एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा माध्यम है कि आदमी के दिलो दिमाग पर अगर वो किसी कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को देखता है तो निश्चित रूप से असर पड़ता है। इसलिए हमने इस फिल्म को बनाया है। यहाँ पे हमने स्थानीय कलाकारों को लिया और इस फिल्म को शूट करने के बाद आज जनता के सामने है। आज इस कार्यक्रम में श्रीमती कौशल्या साय मैम भी यहाँ पे आई थी, उनका भी आशीर्वाद मिला और हमारे प्रदेश के हमारे पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी सर भी स्वयं यहाँ पे उपस्थित रहे, उनका भी आशीर्वाद मिला। मैं अपनी टीम की तरफ से यहाँ की जनता को, मीडिया को, हमारे अधिकारियों को और मैम को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम का गरिमा बढ़ाया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाई प्रोफाइल जुआ फड़का भंडाफोड़ करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन ऑफिस में लग्जरी गाड़ियों से पहुंचकर जुआ खेल रहे थे। सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से 84,400 रुपए नगद, 13 मोबाइल फोन और 4 लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामान की कीमत करीब 45,84,000 रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस अन्य जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। एसीसी और सिविल लाइन की संयुक्त टीम के द्वारा रेड किया गया था नेहरू नगर में जो जनता कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, वहाँ पे 9 लोग वहाँ पे जुआ खेलते हुए मिले थे। तो सभी को उसमें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 84,000 रुपए की जब्ती की गई है और 4 जो इनके वो 4 व्हीलर थे उसकी भी जब्ती की गई है और सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। कुछ लोगों के नाम सामने आ रहा है सामने? हाँ बिल्कुल, जो भी उसमें शामिल थे सभी के नाम और उनके फोटो जो है व्हाट्सएप अपने न्यूज ग्रुप में साझा किया गया है। जगदलपुर के बस्तर जिले के ग्राम करपावंड में सरपंच लखमू राम निताम पर सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब परिवारों के घर और करीब 6 दुकानों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। पीड़ित कामता प्रसाद को राम के अनुसार एक बेसहारा विधवा महिला का मकान भी ढा दिया गया, जबकि उसके पास वन अधिकार पट्टा मौजूद था। ग्रामीणों का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने और स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई की गई। इस मामले में ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है और जल्द कार्रवाई नहीं होने पर अनशन की चेतावनी दी है। ये जो लखमू राम नेताम हैं, अभी जो सरपंच बने हुए हैं, तो ये क्या है, जनवरी में एक महिला का, विधवा महिला है जिसके यहाँ कोई जेंट्स पर्सन नहीं है, उस महिला का हम उसमें 10 साल तक हम काम किए। उसकी बाड़ी में एक मड़ई के रोज देवी देवता घुसाते हैं। जब जनवरी में हमारे यहाँ मेला होता है करपावन का, तो देवी देवता वहाँ पे सिरहा वगैरह सब लोग घुसते हैं, वहाँ पूजा वूजा करते हैं। मतलब 1 आध घंटे, पौने घंटा का काम रहता है। तो उसके लिए वो लोग सभी उसके पूरे मकान तोड़ दिए, इसको हटाओ, अतिक्रमण करके रखे, जबकि उसके पास वन भूमि का पट्टा भी है। वो बहुत प्रयास किए, रोए,
तमाम उनको निवेदन किए, उसके बाद भी नहीं माने और मकान तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम यहाँ पे आए, उनके मकान तोड़ने के बाद यहाँ पत्रकार इस भवन में भी आए थे। अभी तक मकान तोड़े हैं, छह दुकान तोड़े हैं और उस महिला का तो मकान तोड़ दिए। और उधर पीछे तरफ जो मकान महिला के सामने में कुछ लोग, गरीब लोग मछली उछली चिकन उकन काट के बेचते थे, उनका भी दुकान तोड़ दिए। और इधर फ्रंट में थाना जाने के सामने वहाँ भी कुछ लोग सब्जी उब्जी बेचते, थोड़ा सा टेंट वेंट लगा करके जब ताल पत्री वगैरह डाल के करते थे, वो पीछे शाम को सामान रख देते थे, छोटा छोटा वो बना गुमटी जैसा बना के रखते थे, उसको भी तोड़ दिया। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक खास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गर्मी के मौसम और बढ़ते बिजली लोड को देखते हुए यह तैयारी बेहद जरूरी मानी जा रही है। मकसद साफ है, आपात स्थिति में तुरंत और सही कार्रवाई। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल के 2nd फ्लोर पर आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। जैसे ही अलार्म बजा, पूरे सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने, आग पर काबू पाने और राहत बचाव कार्यों का लाइव अभ्यास किया गया। इस दौरान सिम्स प्रबंधन, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह अलर्ट नजर आई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रक्रिया को तेजी से अंजाम दिया गया। साथ ही यह भी परखा गया कि रिस्पांस टाइम कितना तेज है। मॉक ड्रिल में फायर अलार्म, हाइड्रेंट और अग्निशमन उपकरणों की बारीकी से जांच की गई ताकि किसी भी तकनीकी कमी को समय रहते सुधारा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभ्यास से टीम की तैयारियों को मजबूत किया जाता है और असली आपदा के समय जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गर्मी की आमद के साथ ही चूँकि विद्युत भार बढ़ता है और विद्युत भार बढ़ने से शॉर्ट सर्किटिंग की या आगजनी की घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। उस हेतु पिछले दिनों हमने ट्रेनिंग करवाया था। ट्रेनिंग कितना प्रभावी था, सटीक था और इससे संबंधित पक्ष कितने जिम्मेदार हैं, उन्हें फायर फाइटिंग मशीन उपलब्ध जो हैं वे चलाना आता है कि नहीं, इसका निरीक्षण करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं ताकि जो हमारी तैयारी है और तत्परता है उसका आकलन किया जा सके। और उसी अनुक्रम में आज 2nd फ्लोर पर एक कृत्रिम रूप से आग लगाई जाकर हमारी मुस्तैदी देखने का हमने प्रयास किया और हम उसमें खरे उतरे। उम्मीद करते हैं कि हमारा दल बल फायर फाइटिंग हेतु जो भी MS साहब के नेतृत्व में टीम है और फायर फाइटिंग के जो जिम्मेदार हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, वे सभी तत्परतापूर्वक पहुँचे और उन्होंने उसका सदुपयोग किया। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी और अन्यथा की स्थिति में हम तैयार रहेंगे। अतः इस मॉक ड्रिल को हमने आज अंजाम दिया है और यह सफल रहा है। कानन पेंडारी जू से आई खूबसूरत और सुकून देने वाली तस्वीरें देखी, जहां व्हाइट टाइगर रमन पानी में अटखेलियां करता नजर आ रहा है। वहीं बादल और वर्षा भी ठंडे पानी में खेलते हुए गर्मी से राहत लेते दिखाई दे रहे हैं। इन नजारों को देखकर जू पहुंचे पर्यटक भी रोमांचित हो उठे। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जू प्रबंधन ने वन्य जीवों के लिए खास इंतजाम किए हैं। शाकाहारी जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है, जिसमें लगातार ठंडक बनी रहती है। साथ ही हरी घास की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है ताकि जानवरों को पोषण के साथ साथ राहत भी मिल सके। वहीं मांसाहारी वन्य जीवों के लिए कूलर और एडजस्ट फैन लगाए गए हैं, जिनसे उनके बाड़ों में तापमान नियंत्रित रहे और उमस का असर कम हो। जू प्रबंधन का कहना है कि सभी वन्यजीव पूरी तरह स्वस्थ हैं। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। इन खास इंतजामों की वजह से वन्यजीव न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि गर्मी के बीच भी सुकून के पल जी रहे हैं। यही वजह है कि जू आने वाले पर्यटक भी इन मनमोहक दृश्यों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। मोनू सिंह के साथ भारतीय कौशिक की रिपोर्ट। हाँ, कानन पेंडारी में प्रतिवर्ष यहाँ पे गर्मी के सीजन में यहाँ स्प्रिंकलर सेट्स वगैरह जो शाकाहारी वन प्राणी है उस क्षेत्र में हम लोग स्प्रिंकलर से पानी वगैरह की, जिससे ठंडकता बने रहे, नई घास आती है उससे भी राहत मिलती है। और बाड़ों में उनके जो बाड़े हैं उसमें हम लोग बांस के टट्टे और ग्रीन नेट लगाए हुए हैं, जिससे उनको गर्मी से राहत मिले। और जितने मांसाहारी ये हैं उन पे अधिकतर पे कूलर और एग्जॉस्ट फैन, जिससे उमस वगैरह न बने, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्थाएं की गई।
रायगढ़ पुलिस ने अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 21 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर साइबर थाना और पूंजी पथरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी सुखदेव चौहान को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी शिव नागवंशी फरार है। पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने वाले 9 आरोपियों को भी पकड़ा है। बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 15 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई। थाना लैलूंगा क्षेत्र के धौराडांड निवासी सुखदेव चौहान और ग्राम किलकिला निवासी शिव नागवंशी ये चोरी के कार्य में संलिप्त रहते हैं और बहुत सारे संदिग्ध रूप से मोटरसाइकिल को छुपा कर रखे हुए हैं और कुछ को विक्रय भी किए हुए हैं। इस पर से तत्काल पुलिस टीम आरोपी सुखदेव चौहान को हिरासत में लिया गया और उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने बताया कि वह थाना धर्मजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत और थाना पूंजी पथरा क्षेत्र अंतर्गत, इसके अलावा दूसरे जिले जसपुर के कोदबा से और उड़ीसा के भी कई स्थानों से बाइक चोरी किया हुआ है और लैलूंगा के आसपास रहने वाले कुछ उनके और सहयोगी थे, उनको विक्रय किया हुआ है। इस पर से पुलिस टीम के द्वारा दबिश दिया गया, जहां आरोपी सुखदेव चौहान अपने बाड़ी में छिपाकर 7 मोटरसाइकिल रखा हुआ था, उसको विधिवत जब्त किया गया है। इसके अलावा 9 व्यक्ति जो खरीदार थे उनसे 14 मोटरसाइकिल, इस प्रकार कुल 21 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपया है, उसको जब्त किया गया है। जगदलपुर के भनपुरी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते 32 वर्षीय युवक लिंगू राम की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 24 मार्च की रात एक नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी ने 3 साथियों के साथ मिलकर शव को पहले गांव में दफनाया, फिर पकड़े जाने के डर से करीब 25 किलोमीटर दूर ले जाकर दोबारा दफना दिया। 25 मार्च को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच में मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो रिपोर्ट में क्या लिखा है आप लोग? मंगलवार से मेरे हस्बैंड गायब हुए बोल के सर। अच्छा जी। तो ये घटना कैसे मालूम चला यहाँ पर कि उनका माँ जी के साथ झगड़ा हुआ था सर पहले। माँ जी कौन? ये देगा सामने वाला घर। अच्छा हाँ। तो ना वो रोज धमकी देते थे कि मार के फेंक देंगे बोल के। थोड़ी थोड़ी बात के लिए भी वैसे ही बोलते थे, मार के फेंक देंगे बोल के। फिर वो मार के फेंक दिए सर, हम लोग को बहुत पता ही नहीं चला। तो उनको कहाँ दफना दिए थे मारने के बाद? इधर नाला के पास। अच्छा, यहाँ से 100 किलोमीटर 100 मीटर ना? 100 मीटर होगा सर। उसके बाद फिर वहाँ कितना दिन था? 2 दिन था सर। 2 दिन बाद फिर कहाँ? फिर जीरा खाल बोलते हैं, उधर ले गए। अच्छा, टुडरियामा जी। तो पुलिस जांच की होगी तब पता चला होगा जी सर। थाना भानपुरी के ग्राम मुंडापुरा के गुम इंसान लिंगाराम कश्यप के गुम होने की सूचना पर थाना भानपुरी में दिनांक 27/3/2026 को गुम इंसान क्रमांक 7/26 पंजीबद्ध किया गया था। गुम इंसान के जांच एवं पतासाजी के दौरान गवाहों से सूचना प्राप्त हुआ था कि अपचारी बालक एवं मृतक लिंगाराम कश्यप के मध्य दिनांक 24/3/2026 को आपसी विवाद व रंजिश को लेकर के मारपीट एवं झगड़ा हुआ था। उक्त गवाहों के सूचना तस्दीकी हेतु थाना भानपुरी की टीम द्वारा अपचारी बालक से बृहद से पूछताछ किया गया, जिस पर अपचारी बालक एवं अन्य 3 साथियों के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया है। उक्त अपचारी बालक के द्वारा बताया गया कि दिनांक 24/3/2026 को रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास दोनों के मध्य आपसी विवाद व रंजिश एवं सिगरेट खरीदने की बात को लेकर के मारपीट एवं झगड़ा हुआ था, जिसके पश्चात अपचारी बालक के द्वारा पास में ही रखे रस्सी से मृतक के गला घोट करके हत्या किया गया। हत्या करने के पश्चात उसके अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर के साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को पास के ही रखे नाले में दफनाया गया था। दिनांक 25/3/2026 को योजनाबद्ध तरीके से एवं साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से अपचारी बालक एवं 3 अन्य साथियों के साथ उक्त शव को वहां से निकाल करके थाना करपावन क्षेत्र अंतर्गत टेम्पल कुमार के पास तालाब में ही शव को गड़ाया गया था। आज भानपुरी टीम के द्वारा गवाहों की तस्दीकी एवं सूचना के आधार पर सभी से पूछताछ किया गया, साथ ही मृतक का पहचान पंचनामा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तैयार किया गया है। साथ ही उस अपराध में प्रयुक्त वाहन एवं अन्य वस्तुओं को
वैधानिक जांच के उपरांत विधिवत जब्त किया गया है। आज भानपुरी में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। साथ ही माननीय न्यायालय में उक्त अपचारी वाला इन तीनों आरोपियों को कल माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। रायपुर सिंधु दर्शन यात्रा समिति द्वारा इस वर्ष भी लेह लद्दाख में आयोजित सिंधु दर्शन उत्सव में शामिल होने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर कटोरा तालाब में बैठक आयोजित कर यात्रा मार्ग, आवास, यातायात और भोजन व्यवस्था पर चर्चा कर अंतिम रूप दिया गया। यात्रा 22 से 27 जून तक लेह लद्दाख में आयोजित होगी, जहां सिंधु नदी तट पर बहिराणा साहिब पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समिति के वरिष्ठ सदस्य अमर गिदवानी ने बताया कि इस वर्ष यात्रा का 30वां संस्करण प्रथम सिंधु महाकुंभ के रूप में मनाया जाएगा। 23 जून से सिंधु घाट पर 2 दिवसीय महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ये हिमालय परिवार द्वारा 30वां वर्ष है जिसको कुंभ का रूप दिया गया है। माननीय इंद्रेश जी और संयुक्त शिलाल जी के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और हिमालय परिवार द्वारा आयोजित होता है। और उसके लिए मुझे रायपुर का जो पहला कुंभ का प्रभारी बनाया, यात्रा प्रभारी छत्तीसगढ़ का, इसमें हम लोग पूरा सभी समाज को इसको लेके चल रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री साहब से हो, जामवाल साहब हैं, प्लस रमन सिंह जी, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने भी सबको विमोचन के लिए प्रोत्साहित किए, मीनल चौबे जी ने, प्लस हमारे सूर्यकांत राठौड़ जी ने, सभी समाज लोग इसको प्रस्तुत कर हम लोग आज से रजिस्ट्रेशन चालू है। और मैक्सिमम हम लोग जो जितने सैकड़ों में हम लोग इसमें जाएंगे, और कुछ लोग यात्रा एयर से जाएंगे, कुछ लोग बाई रोड जाएंगे। इसमें इनोवा की भी सुविधा हमारे साकिब जी ने डिटेल में बताया है, और वो भी आपको बताएंगे कि यात्रा में कैसे कैसे सहूलियतें दी गई है। और वहाँ सिंधु भवन भी बना हुआ है, और जहाँ सिंधु नदी का उद्गम है वहाँ पूजा अर्चना होगी, कुंभ का रूप दिया गया है। इसलिए सब लोग इस बार जाने के लिए लालायत हो रहे हैं। बहुत से फोने आ रही है और सैकड़ों लोग जाएंगे। यात्रा जो एक सनातन धर्म को जगाने के लिए है, और मानसरोवर और वहाँ पे जितने भी दार्शनिक स्थल है उनको देखने के लिए हम लोग सब जा रहे हैं। मेरा नाम अमर गिदवानी है, मैं सी सदस्य पार्षद रायपुर नगर निगम। ये बताइए, यात्रा को लेकर किस प्रकार का उत्साह? ये उत्साह पूरे भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी खुशी का अवसर है कि सिंधु दर्शन यात्रा में हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, सिंधु दर्शन लेह लद्दाख, जिसमें वहाँ पे हिंदू सनातन के साथ हमारे सिंधी समाज की भी जो पुराना इतिहास है वो भी दर्शाया गया वहाँ पे। और बड़ी संख्या में यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ जा रहे हैं, और पूरे भारत के लोगों से भी हम निवेदन कर रहे हैं। सिंधु दर्शन यात्रा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई अमर गिदवानी जी, साकेत मिश्रा जी, मैं किशोर आहूजा इसमें पदाधिकारी हूँ। और इसमें साथ साथ सरकार भी हमको अभी सब्सिडी दे रही है 15,000 की। और अभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदास को चिट्ठी लिखी है, उसकी सब्सिडी बढ़ाकर 25,000 की जाए। मेरे को ऐसा लगता है सरकार द्वारा 25,000 का अनुदान मिलता है, तो इसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्साह के साथ शामिल होंगे। पर अभी भी खुशी की बात है कि हमारी सभ्यता संस्कृति को हम पहचानें, और भारत देश की जो धरोहर सब चीज़ें हैं उसमें हम सबको समावेश होना चाहिए, जानना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चलता है कि हमारा जो भारत देश का इतिहास है वो कैसी संघर्ष के बाद हासिल हुआ है, और उसमें हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए समाज से भी। सिंधु दर्शन यात्रा का सिंधु दर्शन यात्रा, जैसे कि पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है कि विगत 30 वर्षों से निर्विवाद रूप से, इवन कोविड के समय में भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी। विषय ये है कि इस वक्त 30वीं सिंधु दर्शन यात्रा को एक कुंभ का रूप दिया गया है, तो जो कि प्रथम कुंभ रहेगा। ये यात्रा विथ मिशन है तिरंगा फॉर पीओके, तिरंगा फॉर मानसरोवर और तिरंगा फॉर सिंध। भारत के सनातनी लोगों को और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को ये पता ही है कि सनातन सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी बोला जाता है। और लोगों को उस सभ्यता से फिर से जोड़ना। दूसरा उद्देश्य आप जानते हैं, जिस तरीके से गंगा नदी गौमुख से निकलती है और वो गौमुखी कहलाती है, ठीक उसी तरीके से सिंधु नदी सिंहमुखी कहलाती है और वो मानसरोवर के पीछे से निकलती है। पूरे देश भर से यात्रीगण आते हैं, विभिन्न हर प्रदेश के कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे फौज से मिला जाता है, यात्रियों को फौज से मिलाया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि वो किस परिस्थिति में देश की सेवा कर रहे हैं और अपने सिर के ताज को बरकरार रखे हुए हैं।
दूसरी एक चीज है कि वहां पे सभी यात्रियों मानसरोवर की तरफ एक मौन रूप से धारण करके मानसरोवर की तरफ मार्च करते हैं और विश्व में एक ऐसा संदेश जाता है कि इतनी ऊंचाइयों में भी पूरा देश एकजुट है और वो अपने स्वयं की रक्षा करना जानता है, सनातनी सभ्यता की रक्षा करना जानता है। और जैसा कि इस वर्ष आपको भाई साहब ने बताया कि माननीय रमन सिंह जी ने निवेदन करा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो अनुदान राशि है वो अन्य प्रदेशों के जैसे 25,000 किए जाए। हालांकि हिंदुस्तान का ये तीसरा राज्य था जिसने सब्सिडी माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15,000 की शुरू करी थी। आशा करते हैं कि 25,000 की अनुदान राशि स्वीकृत हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी हो पाती उसके बावजूद भी यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं माननीय अमर गिदवानी जी के नेतृत्व में। तो आशा यही करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस यात्रा का लाभ उठाएंगे और अपनी सनातनी संस्कृति से जुड़ेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।